कुछ ऐसा पढ़ रहा था, शिक्षा मनोविज्ञान। अभी तो मनोविज्ञान को हमने तोड़ के पढ़ा है, वैसे एजुकेशन को भी तोड़ के पढ़ना है। चलिए, क्या क्या देखे थे कि एक तो इसका मतलब हमने पढ़ा था क्या, व्यवहार का परिमार्जन, मतलब शिक्षा से क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का परिमार्जन, और या चेंज इन बिहेवियर, पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। और इसका मतलब क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। ये दोनों देखा था हमने, व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार का अध्ययन। वैसे ही क्या है, अब इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, फिर याद करो, शैक्षिक परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन। यहां तक हो, ये हो गया था कल, कल के क्लास में इतना हमने देख लिया था। इसके बाद की कहानी ये है कि एजुकेशन को लेकर भी क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एजुकेशन को लेकर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा इस जो शिक्षा और मनोविज्ञान, ये एक क्या बोलते हैं, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में भी शामिल कर दिया गया है। तो थोड़ा सा उसको भी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वहां पर लिखिएगा शिक्षा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, हाँ शिक्षा, एजुकेशन। अभी एजुकेशन में मतलब मनोविज्ञान में इतने घुसे हुए, बताओ। ठीक है, देखो, ये क्या है आपका एजुकेशन, और एजुकेशन जो है ये लिया गया है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में इसको बोला गया है एजुकेटम। क्या बोला गया है, एजुकेटम। तो ऐसे लिखते हैं, एजुकेटम। तो ये दिया गया है। अब इसको भी क्या किया जाता है, दो भाग में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, दो भाग में तोड़ा जाता है। एक बनता है क्या, ई। और ई देखो, कई बार आप ई को तोड़ोगे, जैसे इमोशन, ई प्लस मोशन। तो हाँ, ई जो होता है वो आंतरिक भाग को बताता है, और मोशन जो है मतलब ई फॉर इनर पार्ट, इनर साइड या इनसाइड आप बोल सकते हो, है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इनसाइड बोलते हैं। और जैसे मोशन का मतलब है गति करना, तो आंतरिक विचारों या भावों का बाहर की ओर गति करना, वो क्या बन जाता है आपका, इमोशन या संवेग बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या बोला गया है, ये ई स्टैंड करता है, और डुकेट, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है अंदर या आंतरिक, और इसका क्या करना होता है, मतलब विकास करना। कि भाई हमारे अंतर मन में जो चीजें चल रही हैं उनका क्या करना है, हमें विकास करना है। तो हमारे अंतर मन में जो भी चीजें चल रही हैं उनका क्या करना होता है, विकास करना ही क्या है आपका, एजुकेशन, या ड्यूको भी बोल देते हैं इसको। दोनों ध्यान रखना। यहाँ पर शिक्षा को हमने तोड़ा है, तो शिक्षा जो है इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन, और वो लैटिन भाषा एजुकेटम से बना हुआ है। अब एजुकेटम को अगर दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो एक पार्ट क्या बन जाता है, ई। ई स्टैंड करता है आंतरिक या अंदर, और दूसरा जो है उसका मतलब क्या है, विकास करना। तो मतलब ये है जो बालक की जन्मजात क्षमताएं हैं, जो बालक में जन्मजात क्षमताएं हैं उसमें क्या करना, विकास करना। तो इसको लिखिएगा ना, इसके नीचे, बालक की जन्मजात क्षमताओं का, और ये किसके माध्यम से होगा, एजुकेशन के माध्यम से। यही तो था ना, मतलब ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो उसके व्यवहार था, उस व्यवहार में क्या होगा, अब उन्नति होगा। उस व्यवहार में क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। कैसा परिवर्तन मान के चलते हैं हम, पॉजिटिव परिवर्तन। ठीक है, सही बोल रहे हो ना, एजुकेयर भी बोलते हैं। सही है यशवंत, आप सही हैं।
जो लैटिन भाषा में तोड़ा गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप भी सही बोल रहे हो। एजुकेयर, एजुकेयर का मतलब ही क्या है, शिक्षित करके उसका उसको उसका ध्यान रखना, दिशा निर्देश देना। यहाँ तक समझ में आया? तो बच्चे की जन्मजात क्षमताओं का क्या करना, विकास करना या उसको विकसित करना। यहाँ तक समझ में आया? अब कई मनोवैज्ञानिक के अलग अलग क्या थे, कुछ पॉइंट थे, जैसे कि आप ध्यान रखना, लिखिएगा। अभी केवल शिक्षा को डिफाइन कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद शैक्षिक विकास को लेकर चलेंगे। अभी केवल शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में। अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। जैसे पहला, शिक्षा जो है, शिक्षा से हम क्या करते हैं, सीखते ही हैं। हम अपने क्या व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन लाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो पहला चीज तो ये याद रखेगा, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है ये, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा चीज, अगर ये जीवन पर्यंत चल रहा है तो इसमें जो है कौन कौन से प्रकार का होता है फिर, शिक्षा जो होता है कौन कौन से प्रकार का दिया जाता है। घर के अंदर दिया जाता है वो भी एक प्रकार की शिक्षा है, और घर के बाहर किसी इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है, किसी संस्था में दिया जाता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, शिक्षा है। तो उसको कुछ प्रॉपर नाम बोला गया, औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार की। तो उसको भी आगे देखते हैं। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। कहीं कहीं पर आपको निरौपचारिक भी मिलेगा, दोनों का मिला जुला रूप। जैसे कि ये इंस्टीट्यूट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो यहाँ पर हम आपको कोई सर्टिफिकेट देने वाले हैं क्या, नहीं। संस्था में आपको अलग से मिलता है, जहां पर आप स्कूल, एजुकेशन, कॉलेज, तो वहां पर मिलता है। यहाँ पर आपको मैं बड़े भाई के जैसे समझा भी सकता हूँ, एक फैकल्टी के जैसे आपको डांट भी सकता हूँ, दोनों काम हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा, ये शिक्षा जो होता है अनौपचारिक व औपचारिक दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है। अब बताओ कितना शिक्षा को कितना ध्रुवी माना जाता है, मतलब बाइपोलर है कि ट्राइपोलर है। प्रारंभ में शिक्षा, प्रारंभ में क्या था, द्विध्रुवी था। स्टार्टिंग में क्या था, बाइपोलर था, मतलब दो ही पोल होते थे, दो ही साइड होते थे। पहला होता था शिक्षक, फर्स्ट में आते थे, फर्स्ट पोल में शिक्षक, और सेकंड में कौन आते थे, छात्र, स्टूडेंट। जो शिक्षक पढ़ा दे, जो शिक्षक का मन जिस दिन, उस दिन वो टॉपिक पढ़ा सकते थे। पहले याद रखिएगा, इसको एडम स्मिथ ने पेश किया था। इस कॉन्सेप्ट को किसने बताया था, एडम स्मिथ ने। ये जो कॉन्सेप्ट है दो ध्रुवी, बहुत सारा बोला गया है, लेकिन हमारे काम का जो है वो दो ध्रुवी और तीन ध्रुवी है। फिर उसके बाद वर्तमान में क्या हो जाता है, वर्तमान में जो है त्रिध्रुवीय है। वर्तमान में क्या है, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। क्या क्या शामिल होता है इसमें। अब पहले नंबर में अगर इसका भी सीक्वेंस अगर पूछा जाए तो फर्स्ट में तो आप याद रखिएगा टीचर ही रहेंगे। सेकंड में पाठ्यक्रम आता है, अगर क्रम पूछे तो पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम का मतलब हमारा सिलेबस। क्योंकि आज अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो किसको ध्यान में रखकर पढ़ाता है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाता है, पाठ्यक्रम को देखकर योजना तैयार करता है। और ये जानकारी किसको दी जाती है, फिर छात्र को। अगर क्रम पूछा जाए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर क्रम पूछा जाए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। और ये जो है तीनों की बात जो है जॉन डिवी ने की थी।
किसने की थी? जॉन डीवी ने। करिकुलम, ठीक, टीचर स्टूडेंट एंड करिकुलम, यहां तक समझ में आया? औपचारिक अनौपचारिक में भी थोड़े बहुत अंतर पूछता है, इतना समझ में आया? इतने ही आपके काम का है। इसमें से जो पूछा जाता है वो ये पूछा जा सकता है कि दो ध्रुवीय है, तीन ध्रुवीय है, जीवन पर्यंत चलने वाले, तो अधिगम विकास, तो जहां पर भी विकास के आप टॉपिक पढ़ोगे जो जीवन भर चल सकता है वो सारा का सारा जीवन पर्यंत रहेगा। केवल एक पॉइंट जो रहेगा वृद्धि, वृद्धि बस क्या रहेगा, एक समय के बाद रुकने वाला रहेगा, बाकी ये सब विकास के पॉइंट है। आगे देखिएगा। हाँ, औपचारिक अनौपचारिक, हो गया। चलो चलो, एक बात बताइए, शिक्षा एक परिवर्तनकारी विषय है कि अपरिवर्तनकारी विषय? मतलब परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे जैसे हमारी चीजों में बदलाव हो रहा है, जैसे पहले हम लोग पर्यावरण पढ़ते थे क्या? याद करो, आज से 10-12 साल या 20 साल पहले पर्यावरण नाम का कोई विषय नहीं होता था। वो जब हमने देखा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बच्चों को सबसे पहले बताना पड़ेगा, तो आपने देखा पर्यावरण एक नया सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो वो क्या है, परिवर्तनशील है। क्या है, शिक्षा हमारा परिवर्तनशील है। जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो चीज क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी कोरोना महामारी के बारे में पढ़ाया जाएगा, आने वाले समय के लिए बच्चों को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो देखना कभी ना कभी ये चीज को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये गत्यात्मक है कि मतलब डायनेमिक है कि स्टैटिक है? स्थिर मतलब सालों साल से उसी चीज को पढ़ रहे हैं, सालों साल से सेम चीज को पढ़े तो वो हो जाएगा क्या, स्टैटिक हो जाएगा, स्थिर। और गत्यात्मक का मतलब है कि समय दर समय उसमें क्या आता है, परिवर्तन। आज भी आप अगर मान लो इतिहास भी पढ़ते हो और इतिहास में एक नया चीज शामिल होता है, उसको भी क्या है, आप उसको शामिल करके या मॉडिफाई करके क्या करते हो, पढ़ते हो। अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, तो दोनों ध्यान रखना कि डायनेमिक भी है और परिवर्तनकारी भी है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, शिक्षा परिवर्तनकारी एवं गत्यात्मक है। परिवर्तनशील या परिवर्तनकारी एवं गत्यात्मक है, मतलब समय के साथ क्या है, अपने आप को बदलते रहता है। हो गया, नोट करिएगा आगे। हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। औपचारिक अनौपचारिक, चलो डिस्कस कर लेते हैं, लिखवाने की जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये क्या होता है, आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अनौपचारिक शिक्षा हमको कहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाता है, घर से मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये कहाँ मिलता है, जब हम स्कूल जाते हैं। यहाँ पर अनुशासन की आवश्यकता होती है क्या, नहीं। यहाँ पर लेकिन एक अ, अनुशासन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कोई निर्धारित समय होता है क्या, यहाँ पर क्या होता है, निर्धारित समय होता है। यहाँ पर कोई कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होती है, घर में नहीं। यहाँ पर कार्य योजना बनाना पड़ता है, फैकल्टी को, टीचर को पढ़ाने के लिए अपनी योजना बनानी पड़ती है। यहाँ पर जब आवश्यकता पड़े, मतलब यहाँ पर टीचर कौन होती है, केवल एक, मम्मी, माता, पहली टीचर। और यहाँ पर समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, यहाँ पर एक ही टीचर होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि माता को जब लगे कि बच्चे को ये वाली शिक्षा देनी चाहिए, तब दे दी जाती है। जब बच्चा गलती करता है, नियोजित होता है क्या, यहाँ पर प्लान करके किया जाता है क्या, जब बच्चे से गलती हुई उसी समय उसे सुधारा जाता है।
तो यहाँ पर क्या है, बिना योजना के ही बच्चों को क्या किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। और यहाँ क्या किया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से बच्चों में क्या किया जाता है, उसका विकास किया जाता है या शिक्षा दी जाती है। तो इसको आप लोग लिख लोगे, लिख लेंगे ना? चलो लिखो, लाइव क्लास में समझ में आया? एक अंतर लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद परिभाषा की ओर चलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। अंतर, अनौपचारिक, इनफॉर्मल और औपचारिक। फॉर्मल एजुकेशन। चलो बताओ, लिख के, घर में प्राप्त होने वाली शिक्षा, तो मैं एकदम शॉर्ट पॉइंट लिख रहा हूं ना, आप लोग स्कूल कॉलेज लिख सकते हो। दूसरा, एकमात्र शिक्षक, या इसको हटाते हैं, अनुशासन, अनुशासन की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए, अनुशासन। तीसरा, यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं होती, यहाँ पर क्या होता है, समय सीमा होती है। 3 अंतर हो गए। और योजना निर्माण, यहाँ पर आवश्यकता नहीं, यहाँ पर योजना निर्माण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता होती है, योजना निर्माण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रथम और एकमात्र, एकमात्र तो नहीं बोलना चाहिए, प्रथम बोलना सही है। मतलब मुख्य रूप से एक को ही बोलते हैं हम, प्रथम शिक्षक कौन है यहाँ पर। और कभी कभी तो एकमात्र भी बोल सकते हैं, माता, प्रथम शिक्षक माता, और एकमात्र भी, क्योंकि वही हमें लगातार डायरेक्शन देती रहती है। और यहाँ पर क्या है, समय के अनुसार बदलते हैं शिक्षक। बोल सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन आया है, ध्यान देना, जैसे और भी है कि ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो तो आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे वहां पर मूल्यांकन की आवश्यकता है क्या, असेसमेंट का, आकलन का यहाँ पर जरूरत नहीं है। दोनों में होता है, हम बोल तो रहे हैं नहीं होता, लेकिन अगर मान लो पहली बार में अगर बच्चा नहीं सीखा है, तो माता उसको फिर से बोलती है, याद कर मैं क्या बताई थी करके। तो यहाँ पर भी आकलन होता है, लेकिन उसके लिए कोई क्या होता है, प्रॉपर टेस्ट नहीं होता। वो जो गलती करता है तो ये मौखिक प्रकार का आकलन होता है, ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर आकलन होता है, लेकिन वो क्या होता है, मौखिक प्रकार का। यहाँ पर आकलन क्या होता है, लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का होते हैं। यहाँ पर जो होता है वो केवल मौखिक प्रकार का होता है। ओरल क्या होता है, असेसमेंट होता है। तो लिख लो, आकलन लिखना ना, आकलन इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट, मौखिक रूप से, ओरल होता है। और यहाँ पर जो आकलन या मूल्यांकन होता है, आकलन लिखित, रिटन और ओरल दोनों होता है, दोनों होता है। हाँ वो भी लिख सकते हैं। तो आकलन के अंदर ही सब आ गया, है ना नेहा?
आकलन के अंदर ही सब आ जाएगा, क्योंकि आकलन के बाद उनको क्या देते हो आप, सूचनाओं का संकलन करते हो, फिर उसको आगे भेजते हो, फिर मूल्यांकन आएगा। और मूल्यांकन में उसको क्या प्राप्त कराओगे आप, ग्रेड दोगे। तो यहाँ ग्रेड की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर क्या है, ग्रेड मिलता है। और भी आप समय बनाना चाहो तो बन सकता है। तो इतने क्या है, बेसिक बेसिक प्रकार के क्या है अंतर आपने देखे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में। तो एक बार वापस देख लो, क्या आप पढ़े थे कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का क्या है, व्यवहार का परिमार्जन होता है, और इसका मतलब क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन। तो हमने कल यहाँ पर खत्म किया था शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन, ये मैंने बताया था। फिर उसके बाद जो है हमको शिक्षा को अलग से तोड़ना था। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, जो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, एजुकेटम से। कहीं कहीं पर आपको ये एजुकेयर भी मिलेगा, वो भी गलत नहीं है। एजुकेयर मतलब क्या, कि बच्चे को शिक्षा देना और उनका क्या करना, विकास करना, यही है उसका मतलब। अब यहाँ पर इसको तोड़ा गया है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा तो ये अलग पूछता है। तो एक होता है क्या, आंतरिक या अंदर, और इसका मतलब क्या होता है, विकास करना। ड्यूको का मतलब या डुकेट का मतलब क्या होता है, विकास करना। तो बालक की जन्मजात क्षमताओं को क्या करना, विकास करना ही क्या होता है, शिक्षा का काम होता है। ये मैंने बताया। इसके अलावा कुछ पॉइंट से बेसिक बेसिक की जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। शिक्षा प्रारंभ में द्विध्रुवीय होता था, केवल टीचर आता था, जो उसको नॉलेज होता था वो स्टूडेंट को बता देता था, जिस दिन उनका जो मन करे उस दिन वो शिक्षा देते थे। बाद में चला क्या, वर्तमान समय में त्रिध्रुवीय प्रक्रिया चली। ये वाली प्रक्रिया का नाम किसने बताया था, जो एडम स्मिथ ने बताया था, और इसने जॉन डीवी ने बताया था। इनका कहना था ट्राइपोलर होता है, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र। इंग्लिश में टीचर, करिकुलम और क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। करिकुलम नाम से बोलता है ना इसको। और फिर क्या है, परिवर्तनशील है और गत्यात्मक है, मतलब लगातार चेंज भी होती रहती है, और साथ में क्या है, डायनेमिक भी है, साथ में क्या है, डायनेमिक। आकलन मूल्यांकन अभी का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक डाउट है, आपने सुना होगा आकलन, सुना है क्या, और आपने सुना होगा मूल्यांकन, इसको बोलते हैं क्या, असेसमेंट, और इसको बोलते हैं क्या, इवेल्युएशन। इसमें बस एक अंतर याद रखो, यहां पर सूचनाओं का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। यहां पर डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। आगे आएगा, हमारे पढ़ेंगे तब एक टॉपिक आएगा पूरा। और यहाँ पर इन जो भी आंकड़ा आया है, जो भी डाटा हमारे पास सेव है, उसके हिसाब से बच्चों को क्या देते हैं, हम ग्रेड देते हैं। मतलब पास, या तो पास करते हैं हम, या तो क्या करते हैं, बच्चों को फेल करते हैं। तो जो भी हमारे पास आंकड़े आते हैं, लास्ट में एक बार क्या करते हैं, फाइनल एग्जाम होता है। और इन सूचनाओं के आधार पर जो भी हमारे पास डाटा आया है, उसके हिसाब से बच्चों को क्या दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, कि ये अच्छा है कि बुरा है। यहाँ पर क्या होता है कि ये होता है सुधारात्मक होता है। आकलन क्या होता है, सुधारात्मक, मतलब समय समय पर लिया जाता है। बच्चा जहां पर गलती करता है वहीं पर उसको टोका जाता है, बोला जाता है कि ये अलग गलत, ये गलत बना रहे हैं। और ये फाइनल है। जैसे हम लोग क्या देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पता चलता है कि यहाँ यहाँ गलती है, टीचर हमको समझाता है। लेकिन फाइनल एग्जाम में समझा पाते हैं क्या, नहीं। तो ये समझना, ये क्या है, आपका फाइनल एग्जाम है। और ये पूरे वर्ष भर चलता है। और ये क्या होता है, हाँ, ये क्लास के दौरान होने वाला है ना। और ये जो है क्या है, लास्ट में होने वाला है। इसमें जो भी डेटा था, जो भी आपने लिखा है, उसके आधार पर आपको क्या दिया जाएगा, ग्रेड। या तो सीधा सीधा बोलना चाहिए, पास या फेल किया जाएगा। तो डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आके, जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ से लिखिएगा कुछ परिभाषा, शिक्षा संबंधी परिभाषाएं। डेफिनेशन रिलेटेड टू एजुकेशन। पहला, शंकराचार्य, क्योंकि यही तो थे सबसे पहले शिक्षा की बात किए थे। वैदिक काल में भी शिक्षा की बात हुई थी, लेकिन ज्ञान मार्ग को किसने अपनाया था, ज्ञान मार्ग को अपनाने वाले कौन थे, शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी का मतलब समझिएगा कि मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं।
आप लोग जब इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर पता चलेगा ज्ञान मतलब मोक्ष प्राप्त करना। हिंदू धर्म में क्या होता है, अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। एक आप भगवत गीता में सुनते हो क्या? पहला जो है भगवत गीता में क्या बताया गया है, निष्काम, क्या, निष्काम कर्म, मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो, लाइन सुने हो ना। तो एक होता है कर्म, कि कर्म करते जाओ, आपके कर्म जैसे हैं वैसे हिसाब से क्या मिलेगा आपको, उसका फल मिलेगा। तो पहला मार्ग बताया गया फल, शताश्वरोपनिषद पढ़ोगे आप लोग, वहां पर बताया गया है। दूसरे प्रकार का होता है क्या, ज्ञान, कि आप ज्ञान प्राप्त करते जाओ, ज्ञान प्राप्त करते जाओ, उसके बाद आपको देखना मोक्ष मिल जाएगा। और तीसरा मार्ग बताया गया भक्ति, कि आप क्या करो, ईश्वर की भक्ति करो, या उसके लिए गाना गाओ, या उसके लिए कीर्तन करो, भजन करो, आप दिन भर उनके नाम की माला जपो। तो भक्ति काल आप लोग पढ़ते हो, सूफी काल भी पढ़ते हो। तो जो दूसरे मार्ग के संस्थापक कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी, या इनको शॉर्ट में शंकर भी लिख देते हैं, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, शंकर भी लिख देते हैं। तो इनका कहना था कि शिक्षा वह है जो क्या दिलाती है, मुक्ति दिलाती है। किनसे, जो बाहरी आडंबर है, जो अदर चीजें हैं उनसे क्या दिलाता है वो, मुक्ति दिलाता है। तो शिक्षा वह है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाता है। याद रखिएगा, इनमें लिख भी लीजिएगा, ज्ञान मार्ग के संस्थापक, मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान मार्ग की संस्थापना इन्होंने की थी। मोक्ष प्राप्ति हेतु ज्ञान मार्ग की स्थापना। अब वो उसके अंदर है, जब आप पढ़ोगे वर्षा, ठीक है, यहाँ पर देखो, रेमेडियल जो बोल रहे हो वो उपचारात्मक या निदानात्मक, उपचारात्मक है, और एक होगा आपका डायग्नोस्टिक, वो निदानात्मक, वो अलग ही है, उसके अंदर टॉपिक है। फिर अगला लिखिएगा, विवेकानंद जी। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी, अभी आप आपने पढ़ा था थोड़ा देर पहले कि शिक्षा, एजुकेटम का मतलब क्या था, बच्चों के अंदर जो क्षमताएं होती है उनका क्या करना होता है, विकास करना होता है। तो इनका डेफिनेशन भी लगभग वही है, कि बच्चों के अंदर जो क्षमताएं होती है उनको अभिव्यक्त किनके माध्यम से किया जाता है, तो शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। अब बच्चों के अंदर तो शिक्षा है, मतलब वो क्षमताएं हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे विकसित होती हैं, शिक्षा के माध्यम से। तो इनका कहना क्या है, कि जो अंदर में क्या है, क्षमताएं हैं, उनको अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। समझ में आया? तो वही चीज आपने लिखा था, लिखिएगा, स्वामी विवेकानंद, मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं को, मनुष्य में अंतर्निहित, मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करना, लोगों के सामने लेकर आना, करना शिक्षा है। हो गया, जितना जरूरी है उतना ही बताऊंगा ना। याद करो, आपने एक समय पर पढ़ा होगा, गांधी जी का भी एक डेफिनेशन था, बच्चों को क्या देनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए, व्यवहारिक के साथ साथ क्या देनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा। तो गांधी जी, मत लिखो इनका, बस 2 नाम ऐसे छोड़ के रखे रहो, थोड़ी देर में लिख पाता हूँ। तो एक तो गांधी जी का लिखना है, और एक लिखना है आप लोग को, गांधी जी का बस लिखना है, और एक लिखना है किसका, अरस्तु का लिख, पहले ही लिख लेना अरस्तु। अरस्तु का वाला लाइन लिखवाए थे क्या, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, लिखवाए थे। तो एक तो वो लिखेगा, और दूसरा लिखेगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के अलावा, लिखिए, वो भी लिखिए, पहला तो वही डाल के लिखेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है।
दूसरा पॉइंट इन्हीं के में लिखिएगा, शिक्षा व्यक्तित्व का विकास है। हाँ, रस्तु का ही सेकंड पॉइंट डाल के लिखे, शिक्षा व्यक्तित्व का विकास है या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है, तो मैं और आसान करके बोल रहा हूँ, व्यक्तित्व का विकास। गांधी जी का लिखते हैं थोड़ा देर में। गांधी जी का लिखते हैं थोड़ा देर में, थोड़ा क्लियर हो जाए विजन, फिर उसके बाद। यहां तक समझ में आया? गांधी जी का लिखेंगे, चार ही बस लिखेंगे, बाकी प्लेटो का भी उधर नहीं जाएंगे। तो यहीं तक आपको पढ़ना है किसको? शिक्षा को। पहला शिक्षा क्या है कि आपने ये देखा। दूसरा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली है शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। प्रारंभिक में इसे क्या माना जाता था? द्विध्रुवीय, और बाद में हुआ त्रिध्रुवीय। परिवर्तनशील और क्या है? गत्यात्मक है, मतलब क्या है आपका चेंज भी होता है टाइम अकॉर्डिंगली, और डायनेमिक भी है। आगे देखना आपने कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में किस प्रकार का क्या होता है, अंतर होता है। यहां से आपको स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन देगा, कथन वाला। आपको 3-4 कथन दे देंगे, 1, 2, 3 और 4, या ABCD, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है करके। समझ में है? इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और फिर उसके बाद क्या है आपका, शिक्षा संबंधी जो परिभाषाएं हैं, मेन परिभाषा जो है शंकराचार्य और विवेकानंद जी का आप मान के रखिएगा, क्योंकि विवेकानंद जी का जो डेफिनेशन है वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है, और उसी से रिलेट करके इनको पूछ सकता है। तो ये भी है, शिक्षा वह है जो हमें क्या दिलाता है? मुक्ति दिलाता है। और दूसरा जो है, मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं को अभिव्यक्त करना है, क्या है? शिक्षा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और किधर चलते हैं? अपने पहले टॉपिक की ओर, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। तो अगर बात करें हम इसके इतिहास की, तो देखो याद करो, कल हमने बेसिक बेसिक पढ़ लिया था कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या करता है? व्यवहार का परिमार्जन करता है। और हाँ, इसमें अगर मान लो अभी रिसेंट में क्या बोला जाता है, इसका केंद्र क्या है? मार्ग, मोक्ष प्राप्ति हेतु मार्ग का निर्माण, ज्ञान मार्ग का निर्माण जो है वो शंकराचार्य जी ने किया था। हाँ, यहाँ देखो, शिक्षा मनोविज्ञान जब हम पढ़ रहे थे, तो इसमें देखो, दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? दोनों को जोड़ने वाला शब्द, शब्द क्या है? तो आपको याद रखना है व्यवहार। हाँ। लेकिन एक चीज, इसमें हम लोग किनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं? किनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं? इसमें बोलता है कि इसका केंद्र बिंदु क्या है। अब केंद्र बिंदु मतलब तीन में से कोई एक केंद्र बिंदु होगा, या तो शिक्षक केंद्र बिंदु होगा, या तो पाठ्यक्रम केंद्र बिंदु होगा, या तो बालक होता है। शिक्षा में बस, शिक्षा में या तो पाठ्यक्रम, या तो टीचर, या तो स्टूडेंट। तो हम आज, पहले के समय में केंद्र बिंदु होते थे कौन? टीचर होते थे। टीचर जो पढ़ाएंगे वही बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। आज बच्चों के हिसाब से क्या होता है, टीचर के लिए सिलेबस तैयार होता है कि बच्चे के हिसाब से सिलेबस रहेगा, उसको ही कौन डील करेगा? टीचर डील करेगा। तो आज के समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। अभी अभी के क्लास में मैं आप लोग का अभी फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ। आप मेरे लिए क्या रहोगे? स्टूडेंट रहोगे। मैं अब मुझे क्या करना है? आपके व्यवहार का अध्ययन करना है। किन परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में। तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा? आप मेरे स्टूडेंट हो जाओगे, मुझे आपके व्यवहार का क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर केंद्र बिंदु क्या होगा, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में केंद्र क्या होता है? केंद्र बिंदु कौन होगा? शिक्षा मनोविज्ञान में केंद्र बिंदु बालक, या जो भी सीख रहा है। सीखने को क्या बोलते हैं? शैक्षिक कर्ता, है ना? या बोलना चाहिए छात्र के व्यवहार। क्या होता है? छात्र का व्यवहार। व्यवहार मतलब जो भी सीखने वाला रहता है उसका व्यवहार क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। जो भी सीखने वाला होता है, अधिगमकर्ता का व्यवहार। या आपको अगर मान लो दोनों में से कोई ऑप्शन चुनने के लिए बोले, तो आप पहला ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा, छात्र को बोलेंगे, और दूसरा ऑप्शन हमेशा कौन सा होगा? व्यवहार होगा। अगर मान लो ऑप्शन में व्यवहार और छात्र दोनों दिया है,
तो आप पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? छात्र की शिक्षा मनोविज्ञान में केंद्र, हाँ अधिगम कर्ता बोलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में केंद्र में कौन होता है? व्यवहार का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसका? जो अधिगम कर रहे हैं उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अभी आप मेरे लिए छात्र हो, तो मैं आपके व्यवहार का अध्ययन करूंगा, कोई और पढ़ेगा तो उनके व्यवहार का अध्ययन करूंगा। तो अल्टीमेटली जो अधिगम करता है उसके व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत है, इतिहास क्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मैंने कल एक नाम सुनाया था आपको, कौन सा? काल्सनिक। नाम सुने थे क्या कल? काल्सनिक। क्या बताया था इनके बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत? काल्सनिक क्या बोला था इन्होंने? एक ही लाइन तो बताया था ना, शिक्षा लास्ट लास्ट में मनोविज्ञान की शुरुआत यूनानियों ने की है, ऐसे कुछ बताए थे। क्योंकि पहले के समय में यूनान में बहुत सारे क्या होते थे, ग्रीक नामक जो कंट्री है उसमें बहुत सारे क्या होते थे, दार्शनिक हुआ करते थे, फिलोसफर हुआ करते थे। जब आप पढ़ते हो कहाँ, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे लोग, जैसे अरस्तु खुद वहां से थे, अरस्तु खुद वहां से थे। अरस्तु के सिकंदर के साथ एक दो लोग आए भी थे, सिकंदर के साथ एक दो व्यक्ति आए भी थे, कहाँ? भारत। इसके बाद जो है, जब मौर्य वंश यहाँ पर स्थापित होता है भारत में, उस समय भी मौर्यों का कहाँ पर? यूरोप से अच्छा खासा व्यापार चलता था। सुने ना ऐसा कुछ? फिर बिंदुसार क्या करते हैं? यूरोपीय राजा, यूनान के राजा एंटीओकस से तीन चीजों की मांग करते हैं। मीठी मदिरा, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, सुने है ना अंजीर, है ना, एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है। और तीसरा बोलते हैं कि हमें दार्शनिक चाहिए, मतलब हमें फिलोसफर चाहिए। आपके देश में जो विद्वान व्यक्ति है वो हमारे देश में भी चाहिए हमको। तो एंटीओकस उनको मना कर देते हैं कि भाई हमारे देश में जो विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनका आदान प्रदान करना किया नहीं जाता। तो बिंदुसार क्या करते हैं? कुछ समय के लिए मांग लेते हैं। तो राजदूत बन के आते हैं भारत में, दो मनोवैज्ञानिक। कहाँ से आते हैं? यूरोपियन, और एक मिस्र से आते हैं। तो एक यूनान से आते हैं और एक कहाँ से आते हैं? मिस्र से। तो मतलब उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काल्सनिक ने बोला था कि हो ना हो, इसकी जो शुरुआत है शिक्षा मनोविज्ञान की, इस शैक्षिक परिस्थितियों में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना या अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करना किसने चालू किया होगा? यूनानियों ने। लेकिन मैंने आपको कल एक नाम बताया था जिसने बोला कि डायरेक्ट किसने किया है? स्किनर ने। किसका नाम लिया था? याद करो, कल पढ़े हो, कल सुने हो एटलीस्ट। अरस्तु। किसका नाम लिया जाता है? अरस्तु का। यहाँ देखना कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु ने की। किसने की है? अरस्तु ने की है। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की है? अरस्तु ने। अब सब लोग पूछने लगे, भाई किन कारण से बोल रहे हो कि अरस्तु ने किया है? सब इनसे जानना चाहते थे कि अरस्तु के द्वारा क्यों बोल रहे हो आप, अरस्तु को क्यों मान रहे हैं। तो ये भी इनको भी प्रॉपर आंसर देना चाहिए। तो इन्होंने आंसर बताया, कारण बताया। मतलब रीजन बताया। बताया कि अरस्तु की शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम ऑफ अरस्तु, एरिस्टोटल। जैसे पहले इन्होंने कहा व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति क्या है? अलग अलग। याद करो, इन्होंने तो मनोविज्ञान की शुरुआत की थी, इन्होंने की थी ना मनोविज्ञान की शुरुआत। तो ये क्या करते थे? सब व्यक्तियों का डील करते थे, अध्ययन करते थे। उस समय के फिर देखकर ये बता देते थे कि ये व्यक्ति किस प्रकार का होगा, विचार करके कुछ चीजों को देखकर। तो व्यक्ति अलग अलग हैं, तो उनकी रुचि भी क्या है? व्यक्ति अगर अलग अलग है तो रुचि अलग अलग होगी, रुचि अलग अलग होगी। किसी को योद्धा बनने में अगर रुचि होगी तो किसी को
मंत्री बनने में अच्छा लगेगा। तो योद्धा बनने वाले को एक कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा सकता है क्या? अगर किसी को योद्धा बनना होगा, जैसे मान लो अगर किसी को क्रिकेट खेलना होगा, किसी को क्रिकेट खेलना होगा, तो मैं वीडियो गेम में उसको सिखा सकता हूँ क्या? ऐसा बॉल आएगा तो ऐसा मारना है, ऐसा बॉल आएगा न जब तक उसको नेट प्रैक्टिस नहीं कराया जाए, जब तक उसको मैच में नहीं ले जाया जाए, तो वो सीख सकता है क्या? नहीं। अब मान लो कोई योद्धा है तो उसको क्लासरूम में बैठा के पढ़ाया जा सकता है कि अगर ऐसे तलवार चले या ऐसे भाला आए तो आपको ऐसे सामना करना है करके। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, अगर किसी को योद्धा बनना है, उसकी रुचि किसमें है? योद्धा बनने में है। हाँ, तीर चलाने में है, भाला फेंकने में है या घुड़सवारी में है, तो उसको उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। अगर किसी को मंत्री अगर बनना होगा, तो उसको क्या पढ़ाना पड़ेगा? पूरा हमारे लिटरेचर्स पढ़ाने पड़ेंगे, कि कैसे होते हैं मंत्री के क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। उसको बाहर देश का क्या कराया जाएगा? भ्रमण कराया जाएगा, कि बाहर किस प्रकार का जो है सिस्टम चल रहा है, वो भी आपको देखना है। जैसे होता है ना, एक जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले के समय में क्या होते थे, राजा-महाराजा अपने राजदूत को बाहर भेजते थे। वो वहाँ कुछ दिन रहते थे और उनका पूरा प्रशासन सीख कर आते थे और उनके कुछ प्रशासन सीखे हुए को यहाँ पर अप्लाई करते थे। सुना है ना ऐसा कुछ होता था? इतिहास में पढ़ेंगे आप लोग ऐसा कुछ। तो क्या होगा, रुचि अलग-अलग है, तो उनको उस आधार पर पढ़ाया जाए और यहाँ पर बोलते हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा स्वतंत्र हो और क्या हो? मुक्त हो। इन्होंने फ्री एजुकेशन की बात की थी, कब? 2500 साल पहले, या बोल सकते हैं 2400 साल पहले। इन्होंने फ्री एजुकेशन की बात की थी, जिसको आज हम लोग बोलते हैं। 2 साल पहले तक या 4 साल पहले तक हम लोग बोलते थे 8वीं तक फ्री शिक्षा देंगे। कब तक शिक्षा देंगे? 8वीं तक। उसमें भी क्या था एक लॉजिक, आरटी आया था 2009 से, है ना? राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें बोला गया कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक हम फ्री शिक्षा देंगे। अब सोचो, 2400 साल पहले अरस्तू ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें फ्री एजुकेशन सिस्टम था। और हम भारत में आज जो है, इतने साल के बाद हम आज फ्री शिक्षा देने की बात करते हैं, एनईपी 2020 में। नई एजुकेशन पॉलिसी, वो भी कहाँ तक? 12वीं तक। कंप्लीट फ्री नहीं। जर्मनी और 1-2 देश है, जैसे जर्मनी में फ्री एजुकेशन मिलता है। जर्मनी में फ्री एजुकेशन मिलता है। बहुत सारा चीज़ है भाई, और सही चीज़ पढ़ाया भी नहीं जाता। एक बात बताओ, आप लोग पढ़कर अपना मतलब आप लोग ने पढ़ाई किया होगा, या तो पहले ग्रेजुएशन किया होगा और फिर आपने बीएड, डीएड किया होगा। क्या उससे डायरेक्ट आप कोई जॉब कर सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि अगर आप कोई जॉब में भी चले जाते हैं, मान लेते हैं कोई इंजीनियर बनता, कोई कुछ और होता, केवल डॉक्टर ही ऐसा फ़ील्ड है और लॉ ऐसा फ़ील्ड है, जहाँ पर आप डायरेक्ट वही चीज़ पढ़ते हो, जो चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। वही है ना, कॉमर्स वालों को डायरेक्ट अगर जॉब मिल भी जाए, तो 3-6 महीना उनको 3 से लेकर साल भर तक, 3 महीने से लेकर साल भर तक उनको पहले क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। फिर ट्रेनिंग के बाद उनको जॉब में रखा जाता है। जितनी भी कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर वाली ये सब बच्चे लोग सीखे रहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो करना है वो वहाँ जाके सीखते हैं। तो वो शिक्षा हमारे देश में है ही नहीं अभी भी। हम कॉलेज में कोई स्किल सिखाते हैं क्या हमको? स्कूल कॉलेज में कोई स्किल नहीं सिखाते। बस पढ़े हैं, हाँ, ये इसमें ऐसा होता है, ये बस पता है, लेकिन हमारे पास हमारा कोई भी क्या नहीं है, कौशल नहीं है। इसीलिए सरकार फिर कौशल विकास की योजना शुरू करती है फिर, कि भाई जो पढ़ लिख गए हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उनको चलो स्किल सिखाया जाए करके। तो वो उस समय की सोच है ये, कि स्वतंत्र और क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। तो इस कारण अरस्तू को मानते हैं कौन? स्किनर। कि स्किनर ने 2000 साल पहले ही बोल दिया था कि जिस प्रकार व्यक्ति अलग-अलग है, उनकी रुचि अलग-अलग है। इसलिए जो शिक्षा पद्धति होगी, वो भी क्या होगी? अलग-अलग होगी। ये लाइन को पहले लिखाना था। शिक्षा पद्धति जो होगी उनके लिए क्या होगी? अलग-अलग होगी। अगर किसी को योद्धा बनना है तो उसके लिए अलग प्रकार का शिक्षा प्रणाली होगी। अगर किसी को मंत्री बनना होगा तो उसके लिए अलग प्रकार की शिक्षा प्रणाली। अगर किसी को रसोइया बनना होगा तो उसके प्रकार की शिक्षा प्रणाली अलग होगी। और शिक्षा जो होगी वो पूरे तरीके से क्या होगी? स्वतंत्र और मुक्त होगी। स्वतंत्र का मतलब याद होगा, किसी वर्ग का उस पर विशेषाधिकार नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा भारत, जब भारत में वैदिक संस्कृति स्थापित होती है, तो वैदिक संस्कृति स्थापित होने के साथ-साथ हमारे भारत में बहुत सारे वेद और उपनिषदों की रचना हुई। लेकिन उन्हीं में ही क्या गढ़ा गया? वर्ण व्यवस्था। सुने हैं ना?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जहां पर पढ़ने लिखने का अधिकार एक वर्ग से छीन लिया गया। पढ़ेंगे नहीं पढ़े, जो सबसे नीचे जो वर्ण आते थे उनसे वो अधिकार छीन लिया गया। और कब तक छीन लिया गया बताओ? आज से 50 साल पहले भी उनके पास ये अधिकार नहीं था। याद करो, अंबेडकर साहब जो हैं वो कैसे स्कूल में पढ़े? वो बोला जाता था उनको साथ में बैठने नहीं दिया जाता, है ना? जमीन में क्या, उनको साथ में कमरे में नहीं घुसने दिया जाता था, वो खिड़की के बाहर से पढ़ते थे। और अभी अभी हाल फिलहाल की एक मूवी भी थी धनुष की, साउथ इंडिया की, उसमें क्या था, एक स्कूल में वो जाते हैं टीचर बन के, तो एक सवर्ण रहते हैं और एक नीचे वाले वर्ण वाले रहते हैं। जब सवर्ण अंदर घुसते हैं, मतलब उच्च जाति के लोग, तो निम्न जाति के बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ऐसा है सिस्टम था वहां पे। तो अभी अभी की मूवी थी, 40-50 साल पहले की, उसमें कहानी दिखाई गई है। तो आज तक भी भारत में स्वतंत्र रूप से कोई भी शिक्षा नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं क्या बताता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े, यहाँ पर आप जितने भी कॉलेज का नाम देख लो, जितने भी कॉलेज का नाम आप देखते हैं जो किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जुड़े हुए हैं, या आप कोई भी आंदोलन देखो स्वतंत्रता सेनानियों के, सबके नाम में आपको कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति ही दिखाई देगा, क्योंकि शिक्षा पर अधिकार उनका ही था। सभी पर था क्या? नहीं तो आप देखते अगर सबका अधिकार होता, जैसे आप देखो सुंदरलाल शर्मा जी, रविशंकर शुक्ल, फिर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, और क्या देखते हैं, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल, ये सब सुने हैं ना? आर डी तिवारी, जयप्रकाश नारायण, क्या नाम था, जैन पांडे जो बोलते हैं ना स्कूल, ये सबके सब स्वतंत्रता सेनानी थे एक समय पे। लेकिन ये सबके सब अपर क्लास के हैं, ये भी तो है ना? ये सबके सब, और उस समय शिक्षा का अधिकार केवल उन तक ही सीमित था। आज से 50 साल पहले तक की बात करें तो आजादी तक तो था ही था, आजादी तक तो था ही था। तो भारत में तो कभी नहीं हो सकता शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत भारत में तो कभी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुफ्त, स्वतंत्र और मुक्त शिक्षा तो नहीं दी गई है। तो पहला याद रखिएगा, काल्पनिक का काल्पनिक के अनुसार किसने माना है? यूनानियों ने। और स्किनर के अनुसार किसको माना जाता है? अरस्तु को। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, अगर सबसे पहली जो शुरुआत है वो किसने की शिक्षा मनोविज्ञान की, तो किसने की है? अरस्तु ने की है। यहां तक समझ में? अब आगे देखते हैं कुछ और मनोविज्ञानी को तर्क। हो गया ये? तो इतिहास क्रम में बस यही दो याद रखना है, काल्पनिक बोलते हैं यूनानियों ने, और स्किनर क्या बोलते हैं? अरस्तु ने। आगे देखिएगा, प्रमुख मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक। पहला, रूसो। रूसो का प्रकृतिवादी सिद्धांत। रूसो का प्रकृतिवादी सिद्धांत, रूसोस क्या बोलते हैं इसको? नेचुरलिस्टिक थ्योरी। रूसोस, इनका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग रहता है ना। रूसोस देख लेता हूँ, रूसोस थ्योरी। तो एक यहाँ पर इनकी बुक थी, बुक का नाम याद रखिएगा, अमाइल। बुक का नाम याद रखेगा, अमाइल। तो इस अमाइल नामक बुक में, इस अमाइल नामक बुक में इन्होंने अपने प्रकृतिवादी सिद्धांत का उल्लेख किया था। किसका उल्लेख किया था? प्रकृतिवादी सिद्धांत। क्या होता है इस प्रकृतिवादी सिद्धांत में? प्रकृति के द्वारा ही शिक्षा, ठीक है, बोल सकते हैं, सही सही है। मतलब देखो, पहले के समय में या संपन्न परिवार में कुछ समय पहले एक अवधारणा चलती थी, एक आध मूवी में भी देखा होगा आपने ऐसा लाइन, कि अगर लड़का हुआ तो क्या बनाएंगे उसको? इंजीनियर बनाएंगे।
और लड़की हुई तो क्या बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ऐसा ही वाला लाइन चलता था ना। मतलब माता पिता या परिवार के द्वारा क्या किया जाता था, थोपा जाता था। फिर अभी तो सीए बनने वाला भी चला है ना, कि सीए बनाएंगे बच्चों को। ऐसा ही हो रहा है ना। अगर मान लो डॉक्टर बनाने नीट के एग्जाम दिलवाएंगे, एनटीए पेपर लेगा, ऐसा कुछ। तो ध्यान दो, क्या है कि एक समय पर माता पिता के अनुसार बच्चे क्या करते थे, अपने विषय का चयन करते थे। तो रूसो ने क्या बोला कि भाई उस पर क्यों, उसको उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो वैसी नहीं है जैसा आप उसको बनाना चाहते हो। बेटर क्या है कि वो जाएगा कहाँ, वातावरण में, जो भी जहां भी उसके इंटरेस्ट की चीजें होगी, उससे वो क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा और स्वतः ही उसका विकास होने लगेगा। स्वतः ही उसका क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा। तो ये इन्होंने कहा, इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन के सूत्रधार, द इनिशिएटर ऑफ एजुकेशनल मूवमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी मूवमेंट, शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन के सूत्रधार। तो यहाँ पर देख क्या बोलते हैं कि व्यक्ति और यहाँ पर क्या है, प्रकृति, व्यक्ति का प्रकृति के साथ क्या होना चाहिए, अंतःक्रिया होना चाहिए, अंतःक्रिया, इंटर रिलेशन, जिससे क्या होता है, व्यक्ति का विकास स्वतः होने लगता है। व्यक्ति का विकास क्या होता है, स्वतः होने लगता है, कि व्यक्ति प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करता है, व्यक्ति का विकास स्वतः होने लगता है, कि व्यक्ति अंतःक्रिया करता है किसके साथ, मतलब जो इसके अंदर की क्षमता है, प्रकृति में कोई कहीं ना कहीं उसकी जो इंटरेस्ट की चीज है वो उसको सामने दिखाई देगी। प्रकृति में जो चीज है वो और ये दोनों आपस में पास आएंगे, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। तो कभी कभी ये बोला जाता है कि व्यक्ति कहाँ से सीखता है, प्रकृति से सीखता है। कहाँ से सीखता है, प्रकृति से। तो कई जो लोग होते हैं वो अपने आप सीख जाते हैं, कई जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, चीजों को देखकर अपने आप सीख जाते हैं। तो यही है किनका कॉन्सेप्ट, रूसो का प्रकृतिवादी सिद्धांत। किस बुक में है ये, इनकी अमाइल बुक में, कि व्यक्ति अंतःक्रिया करता है प्रकृति से और व्यक्ति का विकास स्वतः होने लगता है। इस कारण रूसो या रूसो क्या कहलाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन के, शिक्षा मनोविज्ञान के सूत्रधार कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन के सूत्रधार कहलाते हैं, द इनिशिएटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मूवमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी मूवमेंट। अपना बीएड का बुक ही पढ़िए ना भरत, बीएड की बुक में जो आपने पढ़ा होगा, बीएड डीएड की बुक में वही बेस्ट है। एन पापा राव की बुक और जो आपने पढ़ा होगा। हो गया। अगला लिखते हैं कॉन्सेप्ट जॉन डीवी का। हो गया, ये लिखिए, लिखेगा अगला किसका है, जॉन डीवी का प्रयोग। अगला लिखेगा एक्सपेरिमेंट ऑफ जॉन डीवी, शैक्षिक परिस्थितियों हेतु प्रयोग। पहले तो ये याद रखो,
इनका प्रयोग कब होता है? तो 1890 में। कब होता है? 1890 में। कहाँ होता है? शिकागो। शिकागो, ये भी कहाँ है आपके? अमेरिका में। व्यवहार का प्रैक्टिकल कहाँ हुआ था? व्यवहारवाद में प्रैक्टिकल कहाँ हुआ था? याद करो, व्यवहारवाद के लिए जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? हाँ, अमेरिका में। कहाँ हुआ था? व्यवहार के लिए, चेतना के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। याद करो, वॉटसन ने किया था। कोलंबिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किसने किया था? तो वॉटसन ने किया था। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, दोनों के दोनों कहाँ है? अमेरिका में है। तो वो वाला जो हुआ था व्यवहार वाला, वो कोलंबिया में है, और ये कहाँ पर है? तो शिकागो में है। कहाँ पर है? शिकागो में। सेकंड, किस लिए हुआ था? तो शैक्षिक परिस्थितियों के अध्ययन के लिए। ये जो प्रयोग हुआ था शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करने के लिए, मतलब शैक्षिक परिस्थितियों में, इसको और लिख देते हैं, शैक्षिक परिस्थितियों में बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के लिए, का अध्ययन करने हेतु। शैक्षिक परिस्थितियों में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु। कहाँ किया इन्होंने? तो एक स्कूल में किया। मतलब इन्होंने छोटे बच्चों पर क्या किया है? शैक्षिक व्यवहार का या शैक्षिक परिस्थितियों में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया है स्कूल के अंदर। इसी कारण स्कूल को इन्होंने क्या बोला है? लघु समाज की संज्ञा दी है। स्मॉल सोसाइटी। तो स्कूल एक प्रकार का क्या होता है? स्मॉल सोसाइटी होता है, ये कहना था इनका। हो गया। आप तीसरा नाम लिखिएगा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को क्या बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। देखते हैं क्यों। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इनकी दो बुक है। कितनी बुक है इनकी? दो बुक। तो एक है क्या? पशु मनोविज्ञान। एक बुक का नाम क्या है? पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। कौन सी बुक है? एनिमल साइकोलॉजी। और सेकंड जो बुक है उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। समझ में? और ये क्या माना जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए फर्स्ट बुक है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए पहली बुक किसको माना जाता है? इनके ही बुक को माना जाता है। इस बुक में इन्होंने क्या किया है? दो चीजें बताई हैं। सीखने के नियम, नियम। और आपके सिलेबस में
आपके सब्जेक्ट में सीखने को क्या बोला जाता है? सीखना को क्या बोला जाता है? अधिगम बोला जाता है। अधिगम या इसी को बोलते हैं सीखना, और या इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? लर्निंग। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या दिया है? दूसरा चीज बताया है, सीखने का सिद्धांत दिया है। दोनों ही चीज का उल्लेख जो है कहां पर दिया हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान में दिया हुआ है। दोनों ही चीजों का उल्लेख कहां दिया हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान में दिया हुआ है। तो सीखने के कितने नियम थे? रूल ऑफ लर्निंग या लॉज ऑफ लर्निंग, कितने नियम बताए इन्होंने? और 4 और 3 7 हो गए, फिर बताओ 5। फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? गौड़ और मुख्य। सीखने के क्या है? कुल इन्होंने 8 नियम बताए थे, जिसमें से 3 और 5 करके इसको अलग अलग करते हैं। कुछ याद आया? 3 मुख्य है भाई, 3 मुख्य है, 5 गौण है। तो ये क्या है? प्रमुख या मुख्य। और इधर क्या होता है आपका? गौण। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब गौण शब्द जो है वो सेकेंडरी के लिए यूज किया जाता है ना, ठीक है? तो कभी भूल जाओ तो ध्यान रखना। इसको बताया गया कितना? 3, और इसको बताया गया कितना? 5। तो ये 3 में क्या है? अगर हिंदी में पढ़ते हो तो ये एटीपी कहलाता है। मतलब ये हम पढ़ते हैं, ए से अभ्यास, टी से तत्परता, और तीसरा जो होता है प्रभाव होता है। तीसरा क्या होता है? प्रभाव। इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो प्री बोल देते हैं, PRE। तो क्या हो जाता है? प्री से प्रैक्टिस, मतलब ए से अभ्यास है तो पी से क्या हो जाता है? प्रैक्टिस। टी से क्या है? तत्परता है, तो यहाँ पर क्या है? रेडीनेस। और प्रभाव है तो क्या होता है? इफेक्टिवनेस। समझ में आया? अगर इंग्लिश हिंदी में याद करना होता है तो एटीपी पढ़ते हैं, और इंग्लिश में याद करना होता है तो प्री। तो हिंदी में है तो आप ये याद रखिएगा। लेकिन ये भी याद रखो, अभ्यास को क्या बोलते हैं? श्रम का नियम भी बोलते हैं, रूल और लेबर भी बोलते हैं। आगे चलकर प्रयोग अनुप्रयोग में भी कन्वर्ट होता है वो। फिर जो तत्परता है उसको तैयारी, मानसिक तैयारी के नाम से भी जानते हैं। फिर जो प्रभाव है वो संतोष का प्रभाव, असंतोष का प्रभाव भी कहलाता है। कई सारे नाम है उसके। तो इन्होंने सीखने के नियम बताए। इसके अलावा क्या है? 5 जो गौण है उसमें मनोवृत्ति है, फिर साहचर्य भी है, फिर उसके बाद जो है असमानता वाला भी है, बहु अनुक्रिया भी है। तो ऐसे करके कितने हैं? 5 नियम है उसमें। कितने हैं? 5 नियम है। और वही सीखने का सिद्धांत कौन सा दिया था इन्होंने? याद करो, बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर प्रयोग, उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR थ्योरी, जो इसको बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत। ऐसे करके 3-4 नाम से इसको बोलता है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर ही इनको क्या बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। SR थ्योरी, SR लर्निंग थ्योरी। स्किनर देते हैं तो वो केवल किसको सपोर्ट करते हैं? आर को, आर टाइप लर्निंग थ्योरी रिस्पॉन्स को। पावलोव देते हैं तो केवल एस टाइप को सपोर्ट करते हैं, तो एस टाइप लर्निंग थ्योरी हो जाता है उनका। कल जो क्वेश्चन किए थे उसका आंसर क्या होगा? कौन थे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक? बीजू भाई, यही था ना? कल क्वेश्चन दिया था ना मैं एक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? और भारत में बोल रहा हूँ, भारत में, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भूल गए? हाँ? भारत में शिक्षा मनोविज्ञान भाई, ओवरऑल तो हम थॉर्नडाइक को बोलते हैं, लेकिन भारत में शिक्षा, जैसे भारत में मनोविज्ञान के जनक NN सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, और ये आ गया एक आंसर, गीजू भाई।
गिजू भाई बधेका है, गिजू भाई है, गिजू भाई के नाम से याद रखिएगा। इनको बोलते हैं भारत में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। बोला था पढ़ के आना करके। अपन लोग अभी क्या है, आप लोग जो है अभी स्टूडेंट की भूमिका में हो, आप लोग भूल जाओगे, लेकिन जब आप लोग कल टीचर बन जाओगे तो आप लोग को याद रहेगा, है ना। मैं कल पूछी थी बताओ तुम लोग क्या पढ़ के आए हो, कल क्या नहीं पढ़ के आए हो, फिर आप लोग क्या करोगे, डांटोगे उनको, है ना, कि एक काम नहीं करते हैं, ऐसे ही कुछ यही सब बोलोगे ना। घर जाते हो खेलने कूदने में सब भूल जाते हो, ऐसे ही बोलोगे ना। अभी खुद भूल जा रहे हो आप लोग। चलिए यहाँ तक समझ में है। इसके कारण इनको क्या बोला जाता है, शिक्षा, मतलब इन्होंने नियम भी बताए सीखने के, फिर सिद्धांत भी दिया था, थ्योरी भी दी थी, लर्निंग थ्योरी। हो गया क्या। आगे पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। परिभाषा किसके लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। सबसे पहले स्किनर, स्किनर क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने सिखाने, सिखाने, इसी को क्या बोलते हैं आप, शिक्षण और अधिगम। किसका अध्ययन किया जाता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब सीखना को क्या बोलते हैं आप, अधिगम बोलते हैं, और सिखाना का मतलब क्या होता है, शिक्षण होता है। सिखाना मतलब क्या होता है, शिक्षण। कि आप लोग जब बच्चों को सिखाने जाओगे तो आप शिक्षण करने जाओगे, तभी तो आप लोग पढ़ते हो, शिक्षण शास्त्र कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, वो देखा जाता है। समझ में आया? तो अब ये बताओ कि सीखना और सिखाना में क्या कला है और क्या विज्ञान है। ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं, दोनों है। सीखना ये है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि सीखना और सिखाना मतलब ये होता है क्या, अब अधिगम होता है, अधिगम, और इसको सिखाना को क्या बोलते हैं, हम शिक्षण बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा कला है और कौन सा विज्ञान है। सीखना एक कला है, बताओ भाई, बताओ। सिखाना कि हर टीचर एक कलाकार होता है, ये याद रखो। जैसे देखो सबके पास नॉलेज होता है ना। जैसे अगर मान लो कोई एक्टिंग करने आता है तो डायलॉग सबको एक ही टाइप का अगर दिया जाए, लेकिन किसी का करने का तरीका अलग होता है तो लोग उससे कनेक्ट हो पाते हैं। ऐसे टीचर भी है, सबके पास वो बुक तो रखा हुआ है जिससे बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन बच्चे उन्हीं से ही कनेक्ट हो पाते हैं जो अच्छे से उनको डिलीवर कर पाते हैं। इस चीज को याद रखना। तो टीचर क्या होता है, एक कलाकार होता है। वो आता है सामने और अपने जो भी उसका कला है उसका अभिनय करके बताता है। तो याद रखना कि हर टीचर क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। आप लोग भी आगे चलकर क्या बनोगे, कलाकार बनोगे, है ना। तो ये एक चीज लाइन याद रखना कि टीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। तो कला, सिखाना क्या होता है, कला होता है, और सीखना क्या होता है, विज्ञान। समझ में आया? तो वही चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सीखना विज्ञान, दामिनी और धानी दोनों ने सही बोला था। यहाँ तक समझ में आया?
तो ये ध्यान रखिएगा, सीखना क्या आता है, विज्ञान के अंतर्गत आएगा, और सिखाना क्या है, एक कला है, आर्ट होता है, इसको पूछता है। फिर लिखिएगा स्टीफन। स्टीफन बोलते हैं शैक्षिक परिस्थितियों का क्रमबद्ध अध्ययन करना। शैक्षिक परिस्थितियों का क्रमबद्ध अध्ययन करना। या शैक्षिक परिस्थिति या विकास। शैक्षिक परिस्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। हो गया। अगला लिखिएगा ट्रो। ट्रो है ना, ट्रो, क्रो नहीं है, क्रो एंड क्रो अभी नेक्स्ट लिखना है। लिखिएगा, इन्होंने क्या बोला, शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना। मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रमबद्ध अध्ययन, और यहाँ क्या लिखा है, मनोवैज्ञानिक। तो देखो स्किनर के में पूरा परिभाषा आपको कभी याद नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा कभी भी, क्योंकि हमने 2-4 परिभाषा तो लिख ही लिया है, इससे पहले भी लिखा है ना। वाटसन ने क्या बोला था कि कुछ दर्जन बच्चे दे दो, ये लिखा होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये भी आपने देखा होगा। वुडवर्थ का भी देखा है, आत्मा, आत्मा मन चेतना का त्याग हो, बचा क्या है, व्यवहार। तो आपको की पॉइंट याद रखना है कि स्किनर क्या बोलते हैं, सीखना सिखाना, सीखना और सिखाना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करना, बस ये क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना, शिक्षा मनोविज्ञान। पूरा याद नहीं करना है आपको, की पॉइंट बस याद रखना है। अगला लिखेगा क्रो एंड क्रो का। क्रो एवं क्रो लिखेगा, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, ये वाला पॉइंट याद रखना है। वृद्धावस्था तक शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करना, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करना। हालांकि इसको और भी अलग प्रकार से अध्ययन करना इसको बोला जाता है, लेकिन कॉमन पॉइंट आपको याद रखना है। कॉमन पॉइंट या की पॉइंट इसमें क्या बोला गया है, इसी लाइन को बोला गया है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था। यहाँ पर याद रखना है मनोवैज्ञानिक पक्ष का क्रमबद्ध अध्ययन, और क्रो का या स्टीफन का याद रखना है क्या, क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना। यहां तक समझ में आया, हो गया। अब ध्यान देना, मनोविज्ञान के इतिहास को ओवरऑल हमने देखा है 4 क्रम में बांटते हैं, लेकिन जब इसमें साइंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था, उससे क्या किया जाता है, उस आधार पर भी मनोविज्ञान के 2 प्रकार या 2 काल बताए जाते हैं। यहां तक हो गया ना, यहां तक समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा शिक्षा मनोविज्ञान वाला सेक्शन भी खत्म हो गया है। अब एक लाइन और पढ़ना है। ये एक तो हमने ये बांटा है मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान के इतिहास, इसको हमने 4 पार्ट में बांटा, याद होगा। आत्मा, मन या मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार। व्यवहार, ये तो हमने बांटा है। लेकिन विज्ञान जब सामने आता है, वैज्ञानिक रूप से या साइंटिफिक रूप से हम सोचना चालू करते हैं, तो मनोविज्ञान को क्या किया जाता है, 2 प्रकार से बांटा जाता है, 2 कालखंडों में बांटा जाता है। एक हो जाता है क्या, मतलब एक होता है वैज्ञानिक काल। क्यों वैज्ञानिक काल, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, साइंटिफिक एरा।
जब प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। किसने किया था प्रयोग होना? प्रयोग होना प्रारंभ कब से होता है? विलियम हुंट ने प्रयोग करना प्रारंभ किया था। उससे पहले होता था क्या? नहीं। मनोविज्ञान पर प्रयोग तो नहीं होता था। किसने चालू किया था? विलियम हुंट ने। कब से? 1879। यहां से प्रयोग होना शुरू हुआ तो वो क्या बन गया फिर? वैज्ञानिक काल बन गया। और इससे पहले क्या कहलाता है? ये पूर्व वैज्ञानिक काल कहलाता है, प्री साइंटिफिक एरा। चलो ये ध्यान देना कि मनोविज्ञान के इतिहास को एक तो इधर ऐसे देखे तो चार पार्ट पे तो बांटते ही बांटते हैं, लेकिन अगर विज्ञान को अगर ध्यान में रखकर बांटा जाए, जब प्रयोग होना स्टार्ट हुआ उसको ध्यान में रखकर बांटा जाए तो इसको दो भाग में बांटा जाता है कि वैज्ञानिक काल, और दूसरा कौन सा होता है आपका? पूर्व वैज्ञानिक काल, जब इस पर कोई भी प्रकार का क्या नहीं हो पाया था? प्रैक्टिकल या प्रयोग नहीं होता था। समझ में आया? तो यहाँ पर अपना टॉपिक खत्म हुआ। चलो, तो आज का इतना काफी है। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, मतलब ये टॉपिक हमारा हो चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। कल इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।